तभी 11:40 पर दूर से एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से आती दिखाई देती है। वे हवाई फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच संसद के अंदर एक फोन बजता है। उन्होंने कॉल उठाई और जैसे ही दूसरी तरफ की आवाज उनके कानों में पड़ी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। सर, संसद पर हमला हो गया है। पहली गोली सीधे निशाने पर। पहला आतंकी वहीं गिर जाता है। दूसरा कुछ समझ पाता उससे पहले दूसरी गोली, वह भी ढेर। कश्मीर से कुछ युवाओं को चुना गया। धीरे धीरे उन्हें ब्रेन वॉश किया गया। उन्हें बताया गया अगर संसद गिरी तो भारत झुक जाएगा। 13 दिसंबर 2001 दिल्ली की वो सुबह बिल्कुल आम थी। ठंडी हवा, हल्की धूप और संसद भवन के बाहर वही रोज का शोर। कैमरे सेट हो रहे थे। माइक पकड़े पत्रकार देश की राजनीति पर बहस कर रहे थे। कोई सरकार से सवाल पूछ रहा था तो कोई विपक्ष की रणनीति पर चर्चा कर रहा था। संसद के भीतर भी सब कुछ सामान्य था। लोकतंत्र का मंदिर जहां रोज की तरह आज भी शब्दों की लड़ाई चल रही थी। सरकार और विपक्ष, तर्क, आरोप, जवाब और हंगामा। संसद के सुरक्षा कर्मी जिनकी आंखें हर आने जाने वाले पर टिकी थीं, ठंड में धूप का मजा ले रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। इतना नॉर्मल कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यही जगह मौत का मैदान बनने वाली है। धीरे धीरे बहस तेज होती गई, आवाजें ऊंची होने लगी और फिर स्थिति को बेकाबू होता देख स्पीकर ने सदन को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और कई बड़े नेता और मंत्री सब अपने अपने सरकारी आवासों की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन संसद पूरी तरह खाली नहीं होती। अब भी अंदर होम मिनिस्टर कृष्णा आडवाणी और सुषमा स्वराज समेत 200 से ज्यादा सांसद मौजूद थे। कोई कैंटीन में बैठा है तो कोई लाइब्रेरी में। किसी को नहीं पता कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी के सबसे डरावने मिनट होने वाले हैं। उसी वक्त उपराष्ट्रपति कृष्णकांत भी संसद छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनका काफिला गेट नंबर 11 के बाहर लाइन से खड़ा था। गार्ड्स अलर्ट थे। पोजीशन संभाली जा रही थी। संसद भवन के बाहर सब कुछ शांत था। गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े थे। वीआईपी मूवमेंट का वक्त था, इसीलिए चौकसी थोड़ी ज्यादा थी। तभी 11:40 पर दूर से एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से आती दिखाई देती है। कार के ऊपर लाल रंग की बत्ती चमक रही थी और विंडशील्ड पर होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगा था। यह वही निशान था जिसे देखकर सुरक्षा की कई परतें अपने आप हट जाती हैं। पहला चेक पॉइंट कार बिना रुके निकल जाती है। दूसरा चेक पॉइंट पर कोई सवाल नहीं। तीसरा, फिर चौथा। हर बैरिकेड के साथ कार संसद के और करीब आती जा रही थी। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि शक करने की वजह ही नहीं थी। लेकिन कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वही होती है जो बिल्कुल सही लगती है, लेकिन जैसे ही कार संसद के अंदर घुसी, उसकी स्पीड और तेज हो गई। इसी वक्त संसद परिसर के अंदर सीआरपीएफ की ब्रावो कंपनी की एक जवान अपने रूटीन राउंड पर थी। नाम था कमलेश कुमारी। नई पोस्टिंग थी और नई जिम्मेदारी, लेकिन नजरें बेहद तेज। कमलेश ने कार को देखा। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन कुछ गलत भी था। गाड़ी की रफ्तार। संसद के अंदर कोई भी गाड़ी इतनी तेज नहीं चलती, यह नियम नहीं, अनलिखा सच था। कमलेश की नजर कार की दिशा पर गई। गाड़ी धीरे होने की बजाय और तेज हो रही थी। अब शक पक्का हो चुका था। कमलेश ने तुरंत पास मौजूद वॉच एंड वार्ड स्टाफ जेपी यादव को इशारा किया, गाड़ी रोको, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमलेश ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उन्होंने बंदूक उठाने का इंतजार नहीं किया। वह सीधे गाड़ी की ओर भागी। वह कार के सामने अपने हाथ फैलाकर रोकने की कोशिश की। एक जवान, एक औरत और सामने मौत की रफ्तार। गाड़ी में बैठे आतंकियों के लिए यह सब पूरी तरह अप्रत्याशित था। एक पल का कंफ्यूजन और उसी पल एम्बेसडर उपराष्ट्रपति के काफिले की गाड़ियों से टकरा जाती है। काफिले में अफरा तफरी मच जाती है। किस्मत से उसी वक्त उपराष्ट्रपति कृष्णकांत किसी काम से फिर अंदर लौट चुके थे। टक्कर के बाद गाड़ी घूमती हुई संसद के गार्डन में जा रुकती है। पास ही एक माली काम कर रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आया। डर के मारे वह झाड़ियों के पीछे छिप गया, लेकिन अब छिपने का वक्त खत्म हो चुका था। गाड़ी के दरवाजे एक साथ खुलते हैं। 5 लोग चेहरे ढके हुए, आंखों में कोई डर नहीं, हाथों में AK-47, ग्रेनेड, हैंडगन। ये कोई आम हमला नहीं था, ये फिदायीन मिशन था। पहली गोली कमलेश कुमारी को लगती है, दूसरी माली देशराज को। दोनों वहीं गिर जाते हैं। जेपी यादव अब भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, बिना सोचे बिना रुके, लेकिन हथियारों के सामने उनकी बहादुरी अकेली पड़ जाती है। एक गोली फिर दूसरी। जेपी यादव भी गिर जाते हैं, लेकिन गिरने से पहले उन्होंने एक काम कर दिया था। एक ऐसा काम जिसने सैकड़ों जानें बचा ली। उन्होंने संसद का इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। अगले ही पल पूरे संसद भवन में सायरन गूंज उठता है। अलार्म बजते ही संसद की सुरक्षा एकदम हरकत में आ जाती है। हर गेट, हर गलियारा, हर रास्ता, ताले बंद होने लगते हैं। लोहे के भारी दरवाजे धड़ाधड़ गिरते हैं। संसद अब एक किले में बदल चुकी थी, लेकिन अंदर बैठे सांसदों को अब भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी। उन्हें बाहर से गोली चलने की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्हें लगा शायद कोई प्रदर्शन है, क्योंकि संसद में हंगामा नई बात नहीं थी, मगर यह हंगामा अलग था। आतंकी अब 2-2 और 3-3 के ग्रुप में बट चुके थे।
उनका प्लान साफ था, किसी भी तरह अंदर घुसना, लॉबी तक पहुंचना और फिर सभी सांसदों को बंधक बनाना। हर एक के पास बैकपैक था, ग्रेनेड, गोली और मौत। वे हवाई फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच संसद के अंदर एक फोन बजता है। फोन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रमोद महाजन का था। उन्होंने कॉल उठाई और जैसे ही दूसरी तरफ की आवाज उनके कानों में पड़ी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। सर, संसद पर हमला हो गया है। कुछ सेकंड तक उन्हें यकीन नहीं हुआ। प्रमोद महाजन सभी मेंबर्स को अटैक की खबर देते हैं। यह आतंकवादी हमला है। एक पल के लिए संसद में सन्नाटा छा जाता है, फिर डर, चेहरों पर डर। पूरी संसद एक सेकंड में बदल गई। जहां कुछ देर पहले राजनीति पर बहस थी, अब वहां जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा था। सीआरपीएफ, संसद सुरक्षा सेवा और दिल्ली पुलिस हर दिशा से हरकत में आ चुकी थी। संसद भवन के बाहर गोलियों की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। धड़ 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 AK-47 की गोलियां मार्बल की दीवारों से टकरा रही थीं। हर गोली जैसे सीधे सीने में लग रही हो। लेकिन अंदर बैठे सांसदों को अब भी दिख नहीं रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी और कल्पनाएं हकीकत से भी ज्यादा भयानक होती है। संसद की सुरक्षा व्यवस्था अब पूरी तरह एक्टिव मोड में थी। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज अपना अगला कदम उठाती है। आदेश साफ था, कोई भी हालत में कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा। संसद अब बाहर से कट चुकी थी। इसी बीच आतंकी अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। उनका प्लान डगमगा चुका था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी अलार्म बज जाएगा। उन्हें लगा था वे सीधे सेंट्रल हॉल में घुसेंगे, सभी सांसदों को बंधक बनाएंगे और भारत सरकार को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन अब हर दरवाजा उनके सामने बंद था। कमलेश कुमारी और जेपी यादव उन्हें यहीं तक रोक पाए थे। वे तेजी से गेट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यही वह गेट था जहां से प्रधानमंत्री का आना जाना होता था। अगर यह गेट खुल जाता तो संसद के अंदर घुसना सिर्फ सेकंडों का काम था। आतंकी हवाई फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गोलियां हर तरफ उड़ रही थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस गेट के उस पार कोई उनका इंतजार कर रहा है। कोई जो पीछे हटने वाला नहीं था, कोई जिसके लिए यह नौकरी नहीं कर्तव्य था। अंदर बैठे सांसद अब पूरी तरह घबरा चुके थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल, अगर दरवाजा टूट गया तो क्या होगा? उसी वक्त बाहर गेट नंबर 5 पर एक जवान अपनी पोजीशन ले चुका था, हाथ में राइफल, नजर सीधी। उसे पता था अगले कुछ सेकंड सिर्फ उसकी नहीं, पूरे देश की किस्मत तय करने वाले हैं। आतंकी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हर गोली सिर्फ लोहे को नहीं, भारत की आत्मा को चीरने की कोशिश कर रही थी। उन्हें लगा अब कोई नहीं रोक पाएगा, अब बस एक आखिरी धक्का और संसद अंदर से टूट जाएगी। लेकिन गेट नंबर 5 के उस पार एक जवान पहले से तैयार खड़ा था। नाम था संतोष कुमार, सीआरपीएफ कांस्टेबल। न कोई भाषण, न कोई नारा, बस एक साफ फैसला, यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं। संतोष कुमार ने अपनी पोजीशन ली, सांसें कंट्रोल में, हाथ स्थिर। उन्होंने देखा 3 आतंकी सीधे उनकी ओर बढ़ रहे हैं। दूरी कम हो रही थी, हर सेकंड कीमत बढ़ा रहा था। पहली गोली सीधे निशाने पर, पहला आतंकी वहीं गिर जाता है। दूसरा कुछ समझ पाता उससे पहले दूसरी गोली, वह भी ढेर। अब तीसरा आतंकी पूरी तरह बौखला चुका था। उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चारों ओर बरस रही थी, लेकिन उसे संतोष कुमार की एग्जैक्ट लोकेशन नजर नहीं आ रही थी। संतोष दीवार के पीछे से एक पल को बाहर आते हैं। तीसरी गोली और तीसरा आतंकी भी जमीन पर गिर जाता है। 3 में से 3। गेट नंबर 5 अब भी बंद था, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। 2 आतंकी अब भी जिंदा थे। दोनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। एक का इरादा साफ था, किसी भी तरह ऊपर पहुंचना। उसने दूरदर्शन की केबल को पकड़ा और पहली मंजिल की ओर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन नीचे से जवानों की गोली सीधे उसे लगती है। वह लड़खड़ाता है, गिरता है, खून से लथपथ वह उठता है और अपने आखिरी दांव के तौर पर एक ग्रेनेड निकालता है। उसे जवानों की ओर फेंकता है, लेकिन जवान अब पूरी तरह अलर्ट थे। लगातार फायरिंग और गेट नंबर 5 तक पहुंचने से पहले वह आतंकी हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। अब सिर्फ एक आतंकी बचा था। वह जान चुका था संसद के अंदर जाना नामुमकिन है। हर दरवाजा बंद, हर रास्ता सील। अब उसके पास बस एक रास्ता बचा था, अधिक से अधिक तबाही। वह तेजी से संसद के मेन एंट्रेंस गेट नंबर 1 की ओर भागता है। उसके शरीर से तार लटक रहे थे। उसने अपने आप को बम से बांध रखा था और फिर धमाका, इतना तेज कि जमीन कांप गई। धुआं और लोहे के टुकड़े, हवा में बारूद और इंसानी मांस की जलती हुई गंध। ये संसद पर हुआ आखिरी वार था। धमाके के बाद कुछ सेकंड तक कुछ सुनाई नहीं देता, न गोलियों की आवाज, न चीखें, न आदेश, सिर्फ कानों में गूंजता हुआ एक भारी सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों को नहीं, सीधे दिल को चीरता है। संसद परिसर धुएं से भर चुका था। आग की लपटें अब भी कुछ जगहों पर जल रही थीं। सुरक्षा बल अब भी अपनी अपनी पोजीशन पर थे, उंगलियां ट्रिगर पर, नजर हर कोने पर, क्योंकि किसी को नहीं पता था क्या वाकई सब खत्म हो चुका है या ये सिर्फ एक और चाल है। धीरे धीरे कमांड आता है, एरिया क्लियर करो, हर कोना चेक होगा। एक एक कदम सोच
समझकर रखा जाता है, हर झाड़ी, हर दीवार, हर टूटा दरवाजा, क्योंकि ये गलती अब भी कई जाने ले सकती थी। तभी पहली एम्बुलेंस संसद के गेट के बाहर आकर रुकती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सायरन की आवाज अब भी हवा में तैर रही थी। घायल जवानों को स्ट्रेचर पर लाया जाता है। किसी के कपड़े खून से सने हैं, किसी की आंखें अब भी खुली हैं, लेकिन सांसें खत्म हो चुकी हैं। संतोष कुमार अब भी अपनी जगह पर खड़े थे, शरीर थका हुआ, हाथ कांपते हुए, लेकिन आंखों में एक बात साफ थी, अगर आज यह दरवाजा खुल जाता तो इतिहास कुछ और होता। करीब 3 घंटे बाद आखिरकार संसद के अंदर मौजूद सभी सांसदों को बाहर निकाला जाता है, चेहरे उतरे हुए, कदम लड़खड़ाते हुए। कुछ लोग सीधे आसमान की ओर देखते हैं, कुछ जमीन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वे जानते थे आज वे मौत को बहुत पास से देख कर आए हैं। 42 मिनट के इस हमले में 5 आतंकी मारे जा चुके थे, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। दिल्ली पुलिस के 6 जवान, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के 2 सुरक्षा कर्मी और एक निर्दोष माली। देश के लिए अपनी जान देने वाले ये लोग अब सिर्फ नाम नहीं थे, ये एक सवाल बन चुके थे। सवाल यह नहीं था कि हमला हुआ कैसे, सवाल ये था इतनी सुरक्षा के बावजूद दुश्मन अंदर तक पहुंचा कैसे। पार्लियामेंट पर हुए इस हमले के बारे में किसी को कोई भनक नहीं थी। कोई यह भी नहीं जानता था कि हमला करने वाले 5 लोग कौन हैं, लेकिन उनके पास से बरामद हुए सामान से यह साफ हो गया था कि यह किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही काम है। सभी टेररिस्ट के पास मौजूद बैग्स में अच्छी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स मिले, जो इन्होंने सांसद को हॉस्टेस बनाने के बाद के लिए रखे थे। इनका मकसद पार्लियामेंट के अंदर बैठकर हॉस्टेस के जरिए भारत सरकार से अपनी डिमांड को मनवाने का था। इन्वेस्टिगेशन में इनके द्वारा लाई गई एम्बेसडर कार में करीब 30 किलो एक्सप्लोसिव मिला, जिससे यह साफ हो गया था कि एक गाड़ी को पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाने वाले थे और वहां इन एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करते। आतंकवादियों ने इस अटैक को भले ही 13 दिसंबर 2001 को अंजाम दिया था, लेकिन इस अटैक की प्लानिंग काफी समय पहले से चल रही थी। यह सालों से सुलगती आग का विस्फोट था, एक ऐसी आग जिसकी चिंगारी 2 साल पहले आसमान में एक विमान के अंदर जली थी। 24 दिसंबर 1919 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली यात्रियों के लिए एक उड़ान थी, लेकिन कुछ घंटों में यह फ्लाइट भारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में बदलने वाली थी। आतंकियों ने प्लेन को हाईजैक किया, दिल्ली की जगह उसे अफगानिस्तान कंधार ले जाया गया। प्लेन के अंदर 170 से ज्यादा लोग बंधक थे और बाहर पूरा देश बेबस खड़ा था। हर घंटा एक नई धमकी लेकर आता था। आखिरकार भारत सरकार दबाव में आ गई। बंधकों की जान के बदले 3 आतंकियों को रिहा किया गया। उन 3 नामों में एक नाम था मौलाना मसूद अजहर। भारत की जेल से रिहा होते ही मसूद अजहर सीधे पाकिस्तान पहुंचता है और वहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। साल 2000 मसूद अजहर एक नया आतंकी संगठन बनाता है, जैश-ए-मोहम्मद। इस संगठन का एक ही मकसद था, भारत को अंदर से चोट पहुंचाना, और चोट भी ऐसी जो पूरी दुनिया देखे। अब उसे चाहिए थे ऐसे लोग जो सवाल न करे, जो जान देने से डरे नहीं। फिदाई कश्मीर से कुछ युवाओं को चुना गया। धीरे धीरे उन्हें ब्रेन वॉश किया गया। उन्हें बताया गया अगर संसद गिरी तो भारत झुक जाएगा। इस पूरी साजिश का ग्राउंड लेवल ऑपरेशन एक आदमी को सौंपा गया। नाम था गाजी बाबा, पाकिस्तानी आतंकी, जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर। गाजी बाबा कश्मीर में अंडरकवर रह रहा था, लेकिन दिल्ली तक सीधा पहुंचना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसे चाहिए था कोई ऐसा आदमी जो भारत को जानता हो, जो शक के घेरे में न आए और जो लालच में आ सके। यही कहानी में एक नया नाम आता है, अफजल गुरु। एक वक्त जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मिलिटेंट बाद में आम जिंदगी में लौट चुका था। दिल्ली में मेडिकल इक्विपमेंट बेचने वाला एक कमीशन एजेंट। शुरुआत में अफजल ने मना किया, लेकिन पैसों की पेशकश जैसी जैसी बढ़ती गई, उसका विरोध धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। आखिरकार वह राजी हो गया। अब प्लान दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो चुका था। आतंकी सीधे सीमा से नहीं, दिल्ली के कमरों से काम कर रहे थे। फर्जी पहचान, फर्जी पते, फर्जी जिंदगी और असली मकसद संसद। कई हफ्तों तक रेखी हुई। कौन सा गेट कब खुलता है, कहाँ चेकिंग डीली है, कहाँ कैमरे कम है, हर जानकारी नोट की गई। ये हमला 13 दिसंबर को हुआ, लेकिन इसकी नींव कई साल पहले डाली जा चुकी थी। गाजी बाबा कश्मीर में बैठकर दिल्ली को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वह खुद राजधानी में नहीं आ सकता था। इसलिए पूरा ऑपरेशन अफजल गुरु के हाथों में था। अफजल जानता था दिल्ली कैसे काम करती है, कहाँ कौन शक करता है और कहाँ कोई नहीं करता। सबसे पहले आतंकियों को दिल्ली में छुपाने का इंतजाम किया गया। 5 लोग, लेकिन एक साथ नहीं, 2 ग्रुप में, ताकि किसी को शक न हो। कोई करोल बाग में, कोई दूसरी जगह। अगला कदम था पहचान। बिना पहचान दिल्ली में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। अफजल उन्हें एक लोकल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ले गया। यहाँ फर्जी ID कार्ड बने, नाम बदले, पते बदले, चेहरे वहीं रहे, लेकिन सिस्टम के लिए अब वे नॉर्मल लोग थे। अब बारी थी गाड़ी की। बिना गाड़ी संसद तक पहुंचना नामुमकिन था। सभी करोल बाग पहुंचे। वहां से एक सफेद एम्बेसडर कार खरीदी गई, पुरानी, साधारण, लेकिन यही इस मिशन की सबसे खतरनाक चीज बनने वाली थी। इसके बाद एक और चीज चाहिए थी, रेड बीकन, वही लाल बत्ती जो सवालों को खामोश
खामोश कर देती है। कश्मीरी गेट से वह भी खरीद ली गई। अब गाड़ी VIP बन चुकी थी। अगले कुछ दिन रेकी में बीते। संसद के चक्कर, कौन सा गेट कितनी देर खुला रहता है, कहाँ चेकिंग डीली है, कहाँ कोई जल्दी सवाल नहीं करता। हर छोटी चीज नोट की गई। फिर आया सामान जुटाने का वक्त। दिल्ली के होलसेल स्पाइस मार्केट खारी बावली, मसालों की खुशबू, ड्राई फ्रूट्स के बोरे, यहीं से बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खरीदे गए। इसके बाद ब्लैक मार्केट से केमिकल्स खरीदे गए, वही केमिकल्स जिनसे एक शहर हिल सकता है। करीब 30 किलो एक्सप्लोसिव, इतना कि संसद के अंदर एक गाड़ी पूरी इमारत हिला दे। अब सब कुछ तैयार था। अटैक से एक दिन पहले सभी ओल्ड दिल्ली पहुंचे और एक मशहूर रेस्टोरेंट में गए, जहां सभी पेट भरकर मटन और कबाब खाते हैं। यह सिर्फ खाना नहीं था, ये उनकी जिंदगी का आखिरी खाना था। अफजल ने कहा, जितना मन करे खाओ, क्योंकि उसे भी पता था कल इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। बस इसी दिन के बाद सभी अपनी मौत को दावत देने के लिए 13 दिसंबर को फुल प्रिपरेशन के साथ पार्लियामेंट पर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। पर अफसोस, संसद को तबाह करने का इनका सपना केवल सपना ही बनकर रह जाता है। संसद पर हमला नाकाम हो चुका था, लेकिन ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। कुछ ही घंटों के भीतर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। कमरे के अंदर सन्नाटा था। टेबल पर फाइलें थी, लाल अक्षरों में लिखा था कॉन्फिडेंशियल। हर रिपोर्ट एक ही बात कह रही थी, ये हमला आकस्मिक नहीं था, ये सीधे सीधे युद्ध की घोषणा जैसा था। प्रधानमंत्री की आवाज शांत थी, लेकिन शब्द भारी थे। अगर दुश्मन हमारे लोकतंत्र पर वार करता है तो भारत खामोश नहीं बैठेगा। यह चेतावनी नहीं थी, यह इरादा था। देश भर में एक अजीब सा माहौल था, गुस्सा, दुख और बदले की मांग। टीवी डिबेट्स चीख में बदल चुकी थी। 2 दिन बाद 15 दिसंबर 2001 को भारत एक बड़ा कदम उठाता है, एक ऐसा कदम जो पिछले कई दशकों में कभी नहीं उठाया गया था। सेना को पाकिस्तानी सीमा की ओर मूव करने का आदेश मिलता है। टैंक, मिसाइल, तोपे, 5 लाख से ज्यादा सैनिक सब एक एक करके फ्रंटलाइन की ओर बढ़ने लगते हैं। पूरे ऑपरेशन को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन पराक्रम। भारत अब वॉर मोड में था, सीमाओं पर अलर्ट था। हर सिपाही जानता था, आज नहीं तो कल गोली चल सकती है। हर छुट्टी रद्द कर दी गई। अगले 10 महीनों तक कोई घर नहीं जाएगा। दुनिया अब भारत की ओर देख रही थी। हर देश बस एक सवाल पूछ रहा था, क्या भारत एलओसी पार करेगा? लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे ऑपरेशन की दिशा ही बदल जाती है। दरअसल इस बीच पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ का एक बयान सामने आता है, जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान अपनी ओर से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देगा। परवेज मुशर्रफ के स्टेटमेंट के साथ ही पाकिस्तान में 6 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया जाता है। सुनने में यह शांति का संदेश था, लेकिन भारत अब भ्रम में नहीं था। भारत जानता था यह कूटनीतिक चाल है, दुनिया को दिखाने की कोशिश, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश। और दबाव बढ़ता गया। फोन कॉल्स, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स, अनुरोध, चेतावनियां। भारत जंग के लिए तैयार था, लेकिन दुनिया जंग नहीं चाहती थी। आखिरकार प्रधानमंत्री एक बयान देते हैं, भारत इस वक्त पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। सेना को पीछे हटने का आदेश मिलता है। अक्टूबर 2002 ऑपरेशन पराक्रम समाप्त कर दिया जाता है। भारत ने युद्ध नहीं किया, लेकिन एक संदेश जरूर दे दिया, हम कमजोर नहीं हैं, हम तैयार हैं। अब सवाल जंग का नहीं था, सवाल न्याय का था। जिन लोगों ने इस हमले की साजिश रची, उन्हें सजा मिलनी ही थी। जंग टल चुकी थी, सीमा पर सन्नाटा था, लेकिन दिल्ली के भीतर एक और जंग शुरू हो चुकी थी। ये जंग बंदूक की नहीं थी, ये जंग सबूतों, फाइलों और अदालतों की थी। दिल्ली पुलिस अब पूरी ताकत से जांच में जुट चुकी थी। संसद परिसर इंच इंच खंगाला गया। आतंकियों के पास से जो फोन मिले थे, वही सबसे बड़ा सुराग बनने वाले थे। उन सिम कार्ड्स ने पूरी साजिश की परतें खोलनी शुरू कर दी। फोन कॉल्स, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, एक एक कड़ी जुड़ती चली गई और जांच सीधे पहुंची एक नाम पर, अफजल गुरु। कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। अफजल गुरु, उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु, शौकत की पत्नी अफशान गुरु और दिल्ली यूनिवर्सिटी का अरबी प्रोफेसर SAR गिलानी। देश सन्न रह गया। एक प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यह कहानी और भी पेचीदा हो चुकी थी। चारों पर पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। चार्जशीट भारी थी। देशद्रोह, आतंकवाद, साजिश। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। गवाही, जिरह, सबूत। लेकिन जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ता है, मामला और जटिल होता जाता है। कुछ सबूत मजबूत थे, कुछ कमजोर। लंबे ट्रायल के बाद एक फैसला आता है। अफशान गुरु सबूतों के अभाव में बरी कर दी जाती है। देश में बहस छिड़ जाती है, क्या इंसाफ पूरा हुआ? ट्रायल कोर्ट बाकी तीनों को फांसी की सजा सुनाता है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। तीनों दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं। SAR गिलानी का केस लड़ते हैं देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक, राम जेठमलानी।
कोर्ट रूम मीडिया से भर जाता है। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक विचारधारा की लड़ाई बन चुकी थी। 2003 में एक और बड़ा मोड़ आता है। सबूतों के अभाव में हाई कोर्ट गिलानी को बरी कर देता है। देश दो हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग इसे न्याय कहते हैं, कुछ इसे सिस्टम की हार। 2003 में ही इस बीच एक और नाम खत्म कर दिया जाता है। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में BSF जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर गाजी बाबा को मुठभेड़ में मार गिराती है। साजिश का एक बड़ा सिर कट चुका था, लेकिन अफजल गुरु और शौकत गुरु अब भी दोषी करार दिए जा चुके थे। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट हर पहलू देखता है, हर गवाही, हर कड़ी। आखिरकार फैसला आता है। शौकत गुरु की फांसी की सजा 10 साल की कठोर कैद में बदल दी जाती है, लेकिन अफजल गुरु उसे इस साजिश का मुख्य आरोपी माना जाता है। 20 अक्टूबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाता है। कोर्ट का तर्क साफ था, संसद पर हमला पूरे देश पर हमला था और इस अपराध के लिए सबसे कड़ी सजा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, कानून अपना काम कर चुका था, लेकिन कहानी अब भी अधूरी थी। अफजल गुरु तिहाड़ जेल की कोठरी में बंद था। दिन बदलते रहे, साल गुजरते रहे, लेकिन एक तारीख हर बार आकर रुक जाती थी। फांसी 2006 में फैसला आ गया था, लेकिन उसे लागू करने से पहले एक आखिरी रास्ता अब भी खुला था, मर्सी पिटीशन। राष्ट्रपति के पास दया याचिका। यहीं से कहानी फिर उलझ जाती है। अफजल के परिवार वाले दिल्ली आते हैं। वे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से मिलने की कोशिश करते हैं। मुलाकात होती है, लेकिन इस मुलाकात की खबर जैसे ही बाहर आती है, देश में तूफान खड़ा हो जाता है। जिन परिवारों ने अपने बेटे खोए थे, जिन बच्चों ने अपने पिता खोए थे, उनके लिए ये मुलाकात जले पर नमक छिड़कने जैसी थी। शहीद कमलेश कुमारी के परिवार ने अशोक चक्र लौटाने की बात तक कह दी। देश गुस्से में था। सड़कों पर, TV स्टूडियो में, संसद में, हर तरफ एक ही आवाज, अब और देरी नहीं। लेकिन राष्ट्रपति कोई जल्दबाजी नहीं करते। मर्सी पिटीशन लंबित रहती है, फाइलें इधर से उधर जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन फैसला टंगा रहता है। साल बीतते हैं, देश आगे बढ़ जाता है, लेकिन 13 दिसंबर हर साल याद दिलाता है कुछ हिसाब अब भी बाकी हैं। फिर आता है 2013। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनके सामने अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन रखी जाती है। फाइल मोटी है, हर पन्ना खून से लिखा हुआ लगता है। 3 फरवरी 2013 मर्सी पिटीशन खारिज कर दी जाती है। अब घड़ी चल पड़ी थी। जेल प्रशासन को गुप्त निर्देश मिलते हैं, तारीख तय होती है, समय तय होता है, लेकिन देश को कोई सूचना नहीं दी जाती। 9 फरवरी 2013 सुबह के 8:15 पर तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दे दी जाती है। सरकार कुछ घंटों बाद आधिकारिक घोषणा करती है। देश फिर 2 हिस्सों में बंट जाता है। कुछ कहते हैं न्याय हुआ, कुछ कहते हैं बहुत देर से हुआ, लेकिन एक बात सब जानते थे, संसद हमले का आखिरी आरोपी अब जिंदा नहीं था। 9 फरवरी 2013 की सुबह एक अध्याय खत्म हो चुका था, लेकिन सवाल अब भी जिंदा थे। 5 आतंकी मारे गए, मुख्य आरोपी को फांसी हो गई, लेकिन एक सच्चाई अब सामने थी। 13 दिसंबर 2001 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी था। सोचिए, दिल्ली के बीचों बीच महीनों तक एक पूरा आतंकी नेटवर्क काम करता रहा। फर्जी पहचान, फर्जी पते के साथ रेड बीकन खरीदी गई, 30 किलो विस्फोटक इकट्ठा किया गया, संसद की रेकी हुई और किसी को खबर तक नहीं लगी। यह सवाल खुद सिस्टम से था। क्या हमारी खुफिया एजेंसियां आपस में जानकारी साझा कर रही थीं? क्या जमीनी स्तर पर इनपुट को गंभीरता से लिया गया? इन सवालों के जवाब कभी सार्वजनिक नहीं हुए, लेकिन उनके असर स्पष्ट थे। 13 दिसंबर के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा को फिर से लिखा। संसद अब पहले जैसी नहीं रही। अब संसद में एंट्री सिर्फ पहचान से नहीं होती, बायोमेट्रिक चेक, मल्टी लेयर सिक्योरिटी, एंटी रैम बैरियर्स और अंडरग्राउंड सर्विलांस। इस हमले के बाद भारत ने सीखा कि दुश्मन हमेशा सीमा पार नहीं होता। कभी कभी वह आपके शहर में कमरा किराए पर लेकर रहता है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है, वह पहलू जो अक्सर खबरों में गुम हो जाता है। कमलेश कुमारी, JP यादव, संतोष कुमार, ये नाम इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में नहीं लिखे गए, लेकिन अगर उस दिन कमलेश कुमारी ने गाड़ी पर शक न किया होता तो आज हम यह कहानी किसी और तरह सुना रहे होते। 13 दिसंबर 2001 अब सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक याद है, एक चेतावनी है और एक सवाल है। उस दिन 5 आतंकियों ने भारत की संसद पर हमला किया, लेकिन वे एक चीज नहीं समझ पाए, यह इमारत सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, यह उन लोगों से बनी है जो आखिरी सांस तक खड़े रहते हैं। जय हिंद।